शुरुआत करते हैं रिलेशन फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड एग्जांपल्स। तो सामने ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन आपने असाइनमेंट में किया हुआ ये R1 इंटरसेक्शन R2 इक्वलेंस शो करना है। सामने ध्यान दीजिए, मैंने असाइनमेंट में आपको ये दो कराए थे, इंटरसेक्शन का, यूनियन का। अगर आपको ध्यान हो तो यूनियन वाला रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव नहीं होता। इंटरसेक्शन वाला तीनों होते हैं। लेट्स सी कैसे। आपको बोल रहा है R1 एंड R2 आर इक्वलेंस रिलेशंस। R1 and R2 are equivalence relations. So R1 and R2 are equivalence relations. आपको चेक करना है किसका? R1 इंटरसेक्शन R2 के बारे में। अब ध्यान दो, R1 इंटरसेक्शन R2 के बारे में ध्यान देना। सिंस R1 is equivalence relation, therefore A comma A belongs to R1 for all values of A belonging to capital A, isn't it? होगा कि नहीं? क्योंकि ये इक्वलेंस रिलेशन है तो R1 रिफ्लेक्सिव होगा। Since R2 is equivalence relation, this implies A comma A belongs to R2 as well for all values of A belonging to A. So A comma A R1 में भी है, R2 में भी है। A comma A R1 में भी है, R2 में भी है। Since A comma A belongs to R1 and A comma A belongs to R2, this implies A comma A belongs to R1 intersection R2 for all values of A belonging to capital A. Therefore, R1 intersection R2 is reflexive. यहां तक समझ में आता है बेटा? स्टेप्स क्लियर है? ये हो गए इसके इंटरसेक्शन के, ये हो गया रिफ्लेक्सिव के। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक पे कैसे करोगे? सबसे पहले लेते हो, अगर इफ A comma B belongs to R1 intersection R2, तो हमें किसका चेक करना होगा? B comma A का। A comma B अगर R1 intersection R2 में, दिस इंप्लाइज A comma B R1 में होगा एंड A comma B R2 में होगा। R1 R2 दोनों क्या है? सिमेट्रिक भी हैं, इक्वलेंस है तो सिमेट्रिक भी हैं। इसका मतलब B comma A R1 में होगा एंड B comma A R2 में भी होगा, बिकॉज R1 एंड R2 आर सिमेट्रिक। क्योंकि अगर R1 सिमेट्रिक है, A कॉमा B अगर R1 में है तो B कॉमा A R1 में होगा, A कॉमा B R2 में है, B कॉमा A R2 में होगा, क्योंकि R2 भी क्या है? सिमेट्रिक। अब B कॉमा A R1 में भी है, R2 में भी है। इसका मतलब B कॉमा A belongs to R1 intersection R2 for all values of AB belonging to capital A. Therefore, R1 intersection R2 is symmetric. दो पार्ट्स क्लियर? स्टेप्स याद आ गए? तीसरा, ट्रांजिटिव पे आओ। इफ A comma B belongs to R1 intersection R2, इसका मतलब A comma B R1 को बिलोंग करेगा एंड A comma B R2 को भी बिलोंग करेगा। यही मतलब हुआ। अगर B comma C R1 इंटरसेक्शन R2 में है तो B comma C R1 को बिलोंग करेगा एंड B comma C R2 को भी बिलोंग करेगा। यस और नो? अब R1 R2 दोनों क्या है? ट्रांजिटिव। Since R1 and R2
are transitive. Therefore, if A comma B belongs to R1 and B comma C belongs to R1, implies A comma C belongs to R1. Also, if A comma B belongs to R1 and B comma C belongs to R1, implies B comma C, A comma C, R2, sorry, belongs to R2. Since A comma C belongs to R1 and A comma C belongs to R2, it implies A comma C belongs to R1 intersection R2 for all values of ABC belonging to capital A. Therefore, R1 intersection R2 is ट्रांजिटिव. क्या ये समझ में आता है बेटा? याद आ गया? ये किया हुआ क्वेश्चन है असाइनमेंट में. क्या ये सबको क्लियर है? आ जाते हैं नेक्स्ट पे. सेकेंड एग्जाम्पल क्या है ये? लेट आर बी अ रिलेशन ऑन सेट ए ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स डिफाइंड बाय एक्स कॉमा वाई रिलेटेड टू यू कॉमा वी. एक्स कॉमा वाई is related to u comma v if and only if xv is equal to yu. ऐसे में मैंने आपको एक तरीका बताया था कि सेम वालों को, जैसे xy इकट्ठा है uv अलग है, तो xy वाले को इकट्ठा कर लो, uv को अलग कर लो. याद है ये वाला abcd था जैसे, तो मैंने बोला था ab को अलग कर लो, cd को अलग कर लो, उससे इजी हो जाता है. तो इसमें भी यही गेम खेलो. इसका मतलब क्या हुआ? x अपॉन y बराबर होना चाहिए u अपॉन v के. मानते हो बात? अब इससे एक एक करके चेक करो. पहले आ जाओ फॉर रिफ्लेक्सिव. रिफ्लेक्सिव के लिए x अपॉन y के बराबर है या a अपॉन b के बराबर होगा. सिंस a अपॉन b इज इक्वल टू a अपॉन b, दिस इंप्लाइज a comma b is related to a comma b for all values of ab belonging to rb relation on set capital A. ठीक है? समझ में आई बात? क्लियर है बेटा यहां तक? therefore R is reflexive. आ जाओ सिमेट्रिक पे. फॉर सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए क्या करते हो? इफ एक हो तो दूसरा हो. इफ a कॉमा b इज रिलेटेड टू a कॉमा b, सिमेट्रिक है ना, c कॉमा d, इंप्लाइज a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d. आपको उल्टा चाहिए, एनु इधर उधर ले जाओ. c अपॉन डी बराबर हो जाएगा a अपॉन b के. मतलब c कॉमा d रिलेटेड टू a कॉमा b हो गया फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी बिलोंगिंग टू कैपिटल A. देयरफॉर R इज सिमेट्रिक. क्या ये क्लियर है बेटा? सिमेट्रिक में क्या करते हो? अगर a कॉमा बी सी कॉमा डी के रिलेटेड है, इसका क्या मतलब है क्वेश्चन में? x कॉमा वाई यू कॉमा वी के रिलेटेड है, तो x अपॉन वाई यू अपॉन वी के बराबर है. तो a कॉमा बी अगर c कॉमा डी से रिलेटेड है तो a अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर हो गया. आपको उल्टा प्रूव करना है. इसको लेफ्ट उसको राइट कर लो, उल्टा प्रूव हो गया. नेक्स्ट ट्रांजिटिव पे आओ. ट्रांजिटिव के लिए इफ a कॉमा b इज रिलेटेड टू c कॉमा d, इसका मतलब a अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर है. ये सुनो, इसी तरह से c कॉमा डी रिलेटेड टू e कॉमा f है, इसका मतलब c अपॉन डी
E अपॉन एफ के बराबर है। क्या मतलब हुआ? A अपॉन बी E अपॉन एफ के बराबर हो गया, मतलब A कॉमा बी रिलेटेड होगा E कॉमा एफ से फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी एंड ई एफ बिलोंगिंग टू कैपिटल ए, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव। क्या ये क्लियर है बेटा? जब ये तीनों होंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नो वरीज, समझ में आ गया बेटा? ये दोनों क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, लेट x is 1 to 9, r1 be the relation in x given by r1 is equal to this, x minus y is divisible by 3, and r2 be the relation on x given by r2 is equal to x comma y such that x comma y is a subset of 147, x comma y is a subset of 258, x comma y is a subset of 369, show that r1 equal to r2। ये हुआ था? इंटरेस्टिंग लगा क्वेश्चन? बहुत इजी है, बहुत आसान है, जरा ध्यान से समझो, छोड़ दो उसको। मतलब एक चीज सोचो, इसमें क्या बोला? पहले R1 की बात करता हूं, मुझे R1 R2 के बराबर प्रूव करना है, जरा ध्यान देना। R1 की बात करता हूं, मैं लिख के साइड हो जाऊंगा, ये लिख लेना अपने हाथ से। R1 को डिफाइन करते हैं। R1 बोला बी अ रिलेशन ऑन x गिवन बाय R1 इज x, y such that x minus y is divisible by 3। मतलब x माइनस y जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, जो x और y का डिफरेंस है वो 3 का मल्टीपल है, यही मतलब हुआ। ओके, देयरफॉर R1 contains all ordered pairs whose difference is a multiple of 3। मानते हो यहां तक बात? रख लो संभाल के। अब R2 पे आ जाओ, मेन गेम R2 में। R2 क्या है? R2 बोला x माइनस x कॉमा y है ऑर्डर्ड पेयर R2 में, और इसमें कंडीशन क्या है xy की, कि जो x और y है वो सबसेट है 147 का। मतलब x और y की वैल्यू 147 में से कुछ भी हो सकती है। x और y की वैल्यू 147 में से कुछ भी हो सकती है, या फिर x कॉमा y की वैल्यू इज अ सबसेट ऑफ 258, या फिर वो 258 में से कुछ होगी। ऐसा नहीं होगा कि x 1 हो जाए और y 2 हो जाए, वो नहीं होगा। इन तीनों में से कोई हो सकती है, या इन तीनों में से कोई हो सकती है, या फिर x कॉमा y इज अ सबसेट ऑफ 369। क्वेश्चन का क्रक्स समझ में आया? अब इधर आ जाओ, इस R2 को डिफाइन करते हैं। केस 1, if x comma y is a subset of 147, मतलब therefore x and y both have any value out of 1, 4 and 7। yes or no? कोई भी दो वैल्यूज होंगी, उनका डिफरेंस 3 का मल्टीपल है कि नहीं है कि नहीं? सिंस डिफरेंस ऑफ एनी टू वैल्यूज आउट ऑफ 1, 4 and 7 is always divisible by 3, therefore x comma y, therefore if
xy is a subset of 147 x comma y, x minus y is divisible by 3। क्या ये बात समझ में आती है? इतनी अंग्रेजी समझ में आती है? ये पहला केस हो गया। एग्जैक्टली सिमिलर, अब दूसरा केस बनाओ। सेम लैंग्वेज लिखनी है, दोबारा नहीं लिख रहा हूं, सेम लैंग्वेज लिखनी है। बस थोड़े से चेंजेस। क्या थोड़े चेंजेस? अगर x कॉमा वाई 258 को बिलोंग करेगा, 258 केस 2, x and y both have any value out of 258, डिफरेंस ऑफ कोई भी दो वैल्यूज ले लो, 258 की कोई भी दो वैल्यूज ले लो, उनका डिफरेंस डिविजिबल बाय 3 है कि नहीं है? मतलब x कॉमा वाई इज अ सबसेट ऑफ 258, तो x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय 3, राइट? बात समझ में आती है? मुश्किल तो नहीं लगा लॉजिक यहां तक? अभी इसमें एक और केस है 369, उस पे आ जाओ। केस 3, केस 3 पे आओ। केस 3 क्या है? अब बात कर रहे हैं किसकी? 369 की। यस और नो? अब बात किसकी कर रहे हैं? 369 की। सो 258 की जगह अब मेरे पास क्या आ गया? 369। सो कोई भी दो वैल्यूज हो सकती है 369 में। डिफरेंस बिटवीन एनी ऑफ द वैल्यूज 369 ऑलवेज इज डिविजिबल बाई 3, है कि नहीं? 3 में 6 माइनस करो, 6 में 3 माइनस करो, 6 में 6 माइनस करो, 0 आएगा, डिविजिबल बाई 3 तो होगा। सो इफ x कॉमा वाई वो 369 होगा तो x माइनस वाई डिविजिबल बाई 3 होगा कि नहीं होगा? ये हो गया केस 3। तीनों केस समझ में आ गए? अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। अब आपको यह शो करना पड़ेगा कि 147, 258 और 369 ये आपस में कोई रिलेटेड नहीं है, वो भी शो करना पड़ेगा। कैसे? ये तीन केस समझ में आ गए। इसके बाद लिखोगे लेट A इज 147, B इज कौन सा था? 258 एंड C इज 369। इफ इसको वर्ड्स में लिखना ना, डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट्स फ्रॉम टू नंबर्स फ्रॉम डिफरेंट सेट्स A, B and C is never divisible by 3। मानते हो ये बात? कोई भी दो ले लो, डिफरेंस डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा। Therefore, no element of one set is related to the other element of other set। मानते हो बात? ठीक है। Hence R2 contains
all the pairs whose difference is divisible by 3. Hence R2 बराबर हो जाएगा R1 के। R1 में भी क्या था? सारे पेयर्स जिनका डिफरेंस किससे डिविजिबल बाय था? 3 से। R2 में भी क्या प्रूव कर दिया हमने कि सारे पेयर्स होंगे जिनका डिफरेंस किससे डिविजिबल होगा? 3 से। तो R1 किसके बराबर? R2 के। समझ में आता है? पक्का? लिखने का टाइम नहीं वेस्ट करते। अब प्लीज एक एक शब्द दोबारा इसका पढ़ के देखो। अगर आपको लगता है कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया, अभी पूछो, अभी पूछो। आपके पास 2-3 मिनट का समय है। उस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहले मैं एक बार दोबारा रिव्यू ले लेता हूं। रुको। R1 मैंने बोला, R1 में क्या है? x, y सच दैट x और y, x माइनस y डिविजिबल बाय 3 है। तो इसमें सारे पेयर्स आएंगे जिसमें डिफरेंस डिविजिबल बाय 3 होगा। मल्टीपल ऑफ 3 होगा डिफरेंस, मतलब डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। अब हमने R2 पे देखा। R2 में मेरे को बोला या तो 147 में से कुछ होगा पेयर, या 258 में कोई भी पेयर होगा, या 369 में से कोई भी पेयर होगा। हर पेयर का डिफरेंस, कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, डिफरेंस 3 से डिविजिबल है, वो प्रूव हो गया। फिर इसका एक और इसका एक लूंगा तो वो 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये आपस में रिलेटेड नहीं है। तो मतलब ये स्टेटमेंट जो दी है वो ठीक है कि नहीं? कि इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर, सारे पेयर्स डिविजिबल बाय 3 हो जाएंगे और आपस में कोई नहीं होगा। तो मतलब ये R2 और R1 सेम हो गए कि नहीं हो गए? समझ में आ गई बात? ये गेम खेलिए, बस उसको लैंग्वेज में आपको पिरोना और कुछ नहीं करना। ठीक है? घर पे लिख लोगे इसको तमीज से। नेक्स्ट, क्या इस पे दिमाग लगाओगे? लगाओ। 2 मिनट है आपके पास, सोचो। 2-3 मिनट है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखिए इसको। आपको बोला है f x to y बी अ फंक्शन। फंक्शन है x to y। Define a relation R in X given by f R A, B such that fa equals to fb। रिलेशन में a, b है such that fa equal to fb है। अब एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव पे हो सबसे पहले। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में fa और fa हमेशा बराबर होंगे। इसका मतलब a, a रिलेशन में होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a बिलोंगिंग टू कैपिटल X, क्योंकि ये डोमेन वाला है X। ठीक है? देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। ये गलती मार्क्स कट जाएंगे अगर आप यहां पे गलती से y लिख देंगे तो, क्योंकि a जो है a, a है, a, a ये आपका x में है। आगे आ जाओ सिमेट्रिक पे। फॉर सिमेट्रिक, इफ a, b बिलोंग्स टू रिलेशन, मतलब fa और fb बराबर है, मतलब fb और fa बराबर है, मतलब b, a बिलोंग्स टू रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, b बिलोंगिंग टू x, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। गॉट इट? नो प्रॉब्लम। ट्रांजिटिव पे आओ। फॉर ट्रांजिटिव, इफ a, b बिलोंग्स टू रिलेशन implies fa बराबर fb के, एंड b, c बिलोंग्स टू रिलेशन implies fb बराबर fc के। इसका मतलब fa बराबर fc के। इसका मतलब a, c बिलोंग्स टू रिलेशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a, b, c बिलोंगिंग टू x, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। बेटे अगर आपको ज्यादा बात करनी है ना, आप घर जा सकते हो, आराम से फोन पे बातें कर लेना। यहां तक बात समझ में आ गई? हेंस R is an equivalence relation. Got it? Next. Find the number of one-to-one functions from set A to itself. A में है 1 2 3,
बी में है फिर से ए 1 2 3, क्या आंसर होगा? 3 फैक्टोरियल। कैसे? पहले 1 कैन बी मैप्ड, 1 कैन बी मैप्ड in 3 ways. 2 can be mapped in remaining 2 ways. So 3 can be mapped in remaining 1 way. So total ways कितने हो गए? 3 into 2 into 1 यानी 6. Therefore number of functions, number of 1-to-1 mappings कितना हो गया? 6। याद आ गया? नेक्स्ट, लेट A is 1 2 3, then show that number of relations containing 1 2 and 2 3 which are reflexive and transitive but not symmetric. रिफ्लेक्सिव चाहिए, रिफ्लेक्सिव चाहिए तो 1 1 तो होगा ही होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होगा। सो एक रिलेशन हो गया 1 1 2 2 3 3, ये तो चाहिए ही चाहिए भाई। रिफ्लेक्सिव चाहिए, ट्रांजिटिव भी चाहिए, और क्या क्या कंटेनिंग है? 1 2 चाहिए, 2 3 चाहिए, 1 2 2 3 है तो 1 3 भी चाहिए होगा। मानते हो कि नहीं? सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। यहां तक कोई टेंशन? अब देखो ट्रांजिटिव है या नहीं? देखो 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए, 2 3 है 1 2 है, नहीं होना चाहिए, बाढ़ में जा। एक तो ये हो गया। अब R2 जोड़ दो, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, ये तो चाहिए ही चाहिए। अब साथ में 3 1 जोड़ के देखो, नहीं 3 1 नहीं, 1 2 है, 1 2 है, 2 1 जोड़ो, देखो 1 2 2 1 तो 1 1 चाहिए है, 1 2 2 3 1 3 चाहिए है, 2 3 3 का किसी के साथ नहीं है, 1 3 3 का किसी के साथ नहीं है कि नहीं? यहां तक। अब कोई दूसरा जोड़ो, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3, सबर सबर सबर, जल्दी नहीं, 3 1 जोड़ दो या 3 2 जोड़ दो। अगर मैं 3 2 जोड़ता हूं, सबर सबर सबर, 3 2 तो 2 2 चाहिए, 3 3 भी चाहिए, 3 2 जोड़ो, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो है ही। सिमेट्रिक 1 2 2 3 1 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 हो गया। अब अगर मैं और बनाने की कोशिश करता हूं, सपोज मैं 2 3 जोड़ता, अगर मैं तो सॉरी 2 3 तो है, 1 3 जोड़ता सपोज, कहां जोड़ा? 3 1 जोड़ता यार, भावनाएं वही थी। तो देखो तो ट्रांजिटिव भी नहीं रहता, 2 3 है 3 1 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 नहीं है। फिर जोड़ते जोड़ते सारे जुड़ जाते, बस यही 3 बनेंगे। अगर मैं 3 1 जोड़ता, अगर मैं 3 1 जोड़ता तो 2 1 भी होना चाहिए था ना फिर ट्रांजिटिव बनाने के लिए। 2 1 तो नहीं है, 1 2 है, हमें तो ट्रांजिटिव चाहिए। फिर एक और जोड़ना पड़ता, फिर वो सिमेट्रिक भी बन जाता, हमें सिमेट्रिक नहीं चाहिए। समझ में आई? तो ये 3 बन गए। एक बार रीचेक कर। नहीं बेटा, अलग अलग है, आपको डिफरेंट सेट ऑफ रिलेशंस बनाने हैं। दोबारा दोबारा बोल। 3 1 जोड़ दिया और 2 1 जोड़ दिया, तो फिर बेटा सिमेट्रिक भी तो नहीं, ट्रांजिटिव भी तो नहीं रहा, हमें तो ट्रांजिटिव चाहिए ना। नेक्स्ट शो दैट द नंबर ऑफ रिलेशंस इन सेट 1 2 3 कंटेनिंग 2 1 1 2 is 2। करो इसको, हिट एंड ट्रायल मारो, सामने देखो, आपको बोल रहा है शो दैट द नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशंस
इन सेट 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 2 1, पहले तो 1 1 2 2 3 3 तो चाहिए ना, आपको 1 2 2 1 भी जोड़ना है। एक तो अकेला यही हो गया इक्वलेंस, अकेला यही हो गया। एक दूसरा बनाओ 1 1 2 2 3 3, ये तो चाहिए ही चाहिए। 1 2 2 1 भी चाहिए। अगर मैं फिर 1 3 जोड़ता हूं तो 3 1 भी जोड़ना पड़ेगा। 2 1 है 1 3 है तो 2 3 भी जोड़ना पड़ेगा, तो 3 2 भी जोड़ना पड़ेगा। बन गया, बस पूरा सेट ही बन गया। तो पहला वाला जो आपने R1 रिलेशन डिफाइन करा है वो ट्रांजिटिव कैसे, एक बार आप बता सकते हो? कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ये बता पहले। ट्रांजिटिव नहीं होना प्रूव कर। पहले वाले में R1 में सारे केस में बन रहा है बेटा। 1 2 है 2 1 है 1 1 है 2 1 है 1 2 है 2 2 है। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, पिछले वाले में ये बात क्लियर है ना, मैंने 1 3 3 1 क्यों नहीं लिया। सपोज मैं लेता, सपोज आप कहते सर आपने 2 का कर लिया, एक R4 भी बना रहा हूं, एनसीईआरटी में गलत दिया हुआ है। 1 1 2 2 3 3 1 2 और क्या जोड़ना था 1 2 2 3, ये तो जुड़े ही हुए थे। आपने 1 3 जोड़ा था तो इसको 3 1 भी जोड़ लो, ये एक और बन गया है। रुक जाओ, अरे रुक जाओ, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव चेक कर रहा हूं, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 2 3 का उल्टा नहीं है। बट अब ध्यान से देख, इसमें 3 1 है 1 2 है 3 2 नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो स्पेसिफिकली हमने वो जानबूझ के जोड़े हैं क्योंकि उनके पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट 25 25th, क्या कह रहा है 25th? कंसिडर द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? fx इक्वल टू एक्स डिफाइंड बाय in x इक्वल टू एक्स, वो तो हमें पता ही है। शो दैट ऑल्दो in इज ऑन टू in, ये x है, इसका मतलब fx इक्वल टू एक्स है ये बेसिकली। ऑल्दो in इज ऑन टू, in इज ऑन टू कैसे हुआ? अगर x नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा तो fx क्योंकि x के बराबर है वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। देयरफॉर रेंज इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स which is equal to codomain, therefore on 2. अच्छा, but in plus in, oh my god, in plus in, ये क्या होगा? x plus x, इसको ऐसे लिखो, in plus in का मतलब क्या हुआ? inx plus inx is equal to x plus x, that is 2x. If x belongs to natural numbers, 2x belongs to even natural numbers. Therefore, range is set of even natural numbers which is not equal to codomain. Codomain क्या है? Set of natural numbers. Therefore, not onto. आगे बात समझ? आंसर हमेशा इवन नंबर आएगा। 3 का भी आंसर आएगा ही नहीं, 5 का भी आंसर आएगा ही नहीं, 7 का भी आंसर आएगा ही नहीं। गॉट इट? समझ में आया? आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। यस डियर, fx इक्वल टू एक्स, एक्स नेचुरल है, fx नेचुरल होगा, बराबर है, तो रेंज क्या हो गई? ऑल नेचुरल नंबर्स। कोडोमेन भी वही है। अगला fx, दो आइडेंटिटी को ऐड करो, x प्लस एक्स ऐड होगा तो कितना आएगा? 2x। 2x का आंसर, अगर x नेचुरल नंबर है 2x हमेशा क्या होगा? इवन नेचुरल नंबर। कोडोमेन के बराबर नहीं है। कोडोमेन क्या दिया हुआ वहां पे देख, n to n। ठीक है, नेक्स्ट कंसिडर अ फंक्शन x f 0 to pi by 2 to r, fx equal to sin x, and 0 to pi by 2 to r, gx equal to cos x. Show that f and gn are 1 to 1. fx आपके पास है sin x
और फंक्शन चेंज हो रहा है 0 to π/2 सीरियल नंबर्स। मतलब ये मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं सिर्फ, और कॉर्नर पॉइंट्स इंक्लूडेड है। नाउ 1 to 1 इफ fx1 इक्वल टू fx2, sin x1 बराबर sin x2 के, सो ऑब्वियसली x1 x2 के बराबर होगा बिकॉज x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर दो अलग अलग क्वाड्रेंट होते तो अलग अलग आंसर हो सकते थे। 30 150 बराबर, 30 और 120 बराबर आंसर आता है, 30 और 150 बराबर आंसर आता है, 45 135 बराबर आंसर आता है। साइन में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होता है, पर यहां पे x किस में दिया हुआ है? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर वैल्यू सिर्फ एक ही बार रिपीट होगी कि नहीं होगी? बार बार तो नहीं आएगी, तो ये 1 to 1 हो गया। देयरफॉर fx इक्वल टू sin x इज 1 to 1। अच्छा, gx पे आओ, gx इक्वल टू cos x, उसका गेम भी वही है 0 to π/2 सीरियल नंबर्स। इफ gx1 इक्वल टू gx2, मतलब cos x1 बराबर cos x2 के, मतलब x1 बराबर x2 के, बिकॉज x1 x2 किस में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक ही बार वैल्यू रिपीट करेगी, देयरफॉर 1 to 1। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है? f प्लस जी इज नॉट 1 to 1। ओ माई गॉड, f प्लस जी ये होगा 0 to π/2 से लेकर रियल नंबर्स। fx प्लस gx कितना हो जाएगा? sin x प्लस cos x। इसको मैं थोड़ी देर के लिए hx ले लेता हूं। इफ छोड़ो, एग्जाम्पल हो गया सीधा, h ऑफ π/3 ये हो गया sin π/3 प्लस cos π/3। sin 60 कितना होता है? cos 60। आंसर आया √3 प्लस 1/2 √2 अपॉन 2। h ऑफ π/6 sin π/6 प्लस cos π/6। sin 30 cos 30, सेम आंसर आ रहा है। मतलब h ऑफ π/3 बराबर है h ऑफ π/6 से, बट π/3 बराबर नहीं है π/6 से, देयरफॉर नॉट 1 to 1। और एग्जांपल्स बताऊं? 0 और 90, h0 h90 बराबर आएंगे। समझ में आ गई? क्लोज्ड इंटरवल है, ले सकते हो। अगर ये ओपन इंटरवल में आ जाता तो वो नहीं चलता, ये एग्जांपल चलता। सर अगर f1 is equal to f2 but x1 ओ 2 है, सॉरी, एक मिनट बिटिया, दोबारा बोलेगी। सर अगर fx1 fx2 के इक्वल है, लाइक एग्जांपल 15 में भी था, बट x1 x2 के इक्वल नहीं है, तब क्या करते हैं? तो 1 to 1 नहीं है सर हमने बट एग्जांपल लाइक 12 में उसको 1 to 1 लिया था, तो एग्जाम्पल 12 में? हाँ, सिमिलर क्वेश्चन था। कहां है एग्जाम्पल 12? एग्जाम्पल 18 से शुरू है बेटा। यस ऐसे, बट लाइक क्वेश्चन सिमिलर था, अगर नहीं होता x1 x2 तो कौन सा क्वेश्चन? अभी कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो बेटे? जो हम कर रहे थे अभी 26। हाँ, तो इसमें 12 क्यों बोल रही है? हाँ 26 में, हाँ चल इसमें बोल। अगर फॉर एग्जांपल x1 x2 के इक्वल नहीं है, क्यों लूं? 1 to 1 में सिर्फ हमें x1 x2 के बराबर ही तो चाहिए, fx1 fx2 के इक्वल चाहिए ना। अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो कोई ऐसा केस ही नहीं बनेगा जिसमें fx1 fx2 के बराबर आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज का पहला, ये मैं कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तमीज से करना, 5 मार्क के लिए घना इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देंगे। फंक्शन दिया है r to r माइनस r सच दैट r to x belonging to r such that x is between -1 to 1 defined by fx is equal to x upon 1 plus mod x। 1 to 1 on to प्रूव करना। पहले 1 to 1 के लिए करते हैं। सामने देखना, fx दिया है x upon 1 plus mod x। सबसे पहले mod x ब्रेक होगा, ये फंक्शन आपका बन जाएगा
x upon 1 plus x if x is greater than equal to 0 and x upon 1 minus x if x is less than 0. mod x ब्रेक होता है, mod x होता है प्लस x के बराबर अगर x क्या हो पॉजिटिव, माइनस x के बराबर अगर x क्या हो नेगेटिव. अब फॉर 1 to 1 4 केसेस बनेंगे. मैं टाइम दूंगा लिखने का, प्लीज ध्यान दोगे इस क्वेश्चन पे. केस 1, if x1 and x2 both are positive, fx1 बराबर fx2 के हो सकता है कि नहीं हो सकता? चेक करते हैं x1 x2 के बराबर है कि नहीं. fx1 हो गया x1 अपॉन 1 प्लस x1, x2 अपॉन 1 प्लस x2. रीअरेंज x1 प्लस x1 x2, x2 प्लस x1 x2 कैंसिल हुआ, x1 बराबर x2 के. अभी इस केस में चल रहा है. केस 2 पे आओ. केस 2, if x1 and x2 both are negative, fx1 बराबर fx2 के. if fx1 बराबर fx2 के, so x1 अपॉन 1 माइनस x1 बराबर x2 अपॉन 1 माइनस x2. क्रॉस मल्टीप्लाई x1 माइनस x1 x2 बराबर x2 माइनस x1 x2. ये कैंसिल, x1 बराबर x2 के. यहां पे चलेगा. अब तीसरे केस पे आओ, यहां से गेम शुरू. केस 3, इफ x1 इज पॉजिटिव एंड x2 इज नेगेटिव, मतलब अब हर हालत में x1 x2 के बराबर नहीं होगा. x1 x2 के बराबर अब नहीं हो सकता. क्या चेक करो, अगर x1 x2 के बराबर नहीं है, क्या fx1 fx2 के बराबर है? ये चेक करते हैं. मतलब अब fx1 भी fx2 के बराबर नहीं आना चाहिए. देखते हैं. इफ fx1 बराबर हो fx2 के, मतलब x1 अपॉन 1 प्लस x1 बराबर हो x2 अपॉन 1 माइनस x2 के. सो x1 माइनस x1 x2 बराबर x2 प्लस x1 x2. सो x1 माइनस x2 बराबर ट्वाइस ऑफ x1 x2 के. मानते हो बात? या एक मिनट, रीअरेंज करके कुछ बन रहा है? नहीं बन रहा. तो क्या x1 x2 के बराबर आया? नहीं. x1 बराबर नहीं है x2 के. Therefore 1 to 1 अभी तक चल रहा है. अगर ये बराबर आ जाता तो 1 to 1 नहीं होता. अगर ये बराबर हो जाता तो ये 1 to 1 नहीं होता. अब आप कहोगे ऐसे कोई केस, सो ये x1 माइनस x2 और ये, तो इसको आप ऐसे बोलोगे विच इज नॉट पॉसिबल. वही प्रॉपर एग्जाम्पल, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज x1 minus x2 is always positive and 2x1 x2 will always be negative. Therefore fx1 बराबर नहीं होगा fx2 के. Hence 1 to 1 if x1 is not equal to x2. दो अलग वैल्यूज के लिए कॉमन इमेज नहीं बनेगी. केस 4, उसमें भी ये बराबर नहीं शो करोगे. केस 4, if x1 is negative and x2 is positive, if fx1 is equal to fx2, so x1 upon 1 minus x1 बराबर x2 upon 1 plus x2. so x1 plus x1 x2 बराबर x2 minus x1 x2. so x1 minus x2 या x2 minus x1 is twice of x1 x2. इसमें भी वही, which is not possible because x2 minus x1 is positive and 2x1 x2 is negative. Therefore fx1 not equal to fx2 if x1 not equal to x2. hence 1 to 1. या भी रुक जाओ, hence 1 to 1 छोड़ दो. लास्ट में लिखो from case 1 2 3 4, from 4 cases
fx इज 1 to 1। अब आ जाते हैं अगले पे, फॉर ऑन टू। उसके लिए अगला पेज, इस पेज पे नहीं आएगा। फंक्शन आपके पास है x अपॉन 1 प्लस मॉड x, जिसको आपने तोड़ के लिखा x अपॉन 1 प्लस x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x अपॉन 1 माइनस x इफ x इज लेस देन 0, यही लिखा। अब आ जाओ रेंज पे। केस 1, if x is positive, let fx equal to y. So x upon 1 plus x equal to y. x हो गया y plus xy, x कॉमन 1 माइनस y इज इक्वल टू y, x हो गया y अपॉन 1 माइनस y। मानते हो x की क्या कंडीशन है कि x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। दो चीजों का डिवीजन पॉजिटिव कब होगा? जब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 1 माइनस y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और y लेस देन इक्वल टू 0, 1 माइनस y ग्रेटर देन 0 एंड 1 माइनस y लेस देन 0। मानते हो? इधर आ जाओ, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y लेस देन 1, 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो y हो गया 0 to 1, और y 0 से छोटा एंड 1 से बड़ा, नॉट पॉसिबल। तो यहां से एक कंडीशन आई, इसको फर्स्ट ले लो। केस 2 पे आओ। केस 2, इफ x इज लेस देन 0, ये फंक्शन हो गया। लेट fx इक्वल टू y। फंक्शन है x अपॉन 1 माइनस x, इसको ले लिया y के बराबर, तो x आ गया y माइनस एक्स वाई, x कॉमन 1 प्लस y इज इक्वल टू y, तो x आ गया y अपॉन 1 प्लस y। x की क्या कंडीशन है? लेस देन 0। दो चीजों का डिवीजन नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, और पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। सो यहां से आया y लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन माइनस 1, 0 से छोटा माइनस 1 से बड़ा, नॉट पॉसिबल। हाँ, 0 से छोटा है सॉरी, और माइनस 1 से बड़ा, तो यहां पे आ गया y बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 0, और y ग्रेटर देन 0 एंड y लेस देन माइनस 1, ये नॉट पॉसिबल हुआ। सो फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम 1 and 2, y belongs to 0 to 1 union minus 1 to 0, minus 1 to 0 union 0 to 1, मतलब y belong करेगा minus 1 to 1, which is equal to range, codomain, therefore on to codomain चेक करो, -1 to 1। समझ में आई बात? क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क के लिए। प्लीज लिखो इसको तमीज से। कोई स्टेप अनक्लियर हो अभी पूछो। Sir, can you explain? नेक्स्ट, show that the function R2R given by fx is equal to x cube is injective। इंजेक्टिव माने 1 to 1। चलो, fx आपके पास है x क्यूब, रियल टू रियल है फंक्शन। ओके, पे अटेंशन ध्यान से। लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, मतलब x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब के, मतलब x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल टू 0, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब आपके पास x1 माइनस x2 0 के बराबर आ गया, क्योंकि x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। ठीक है,
क्यों नहीं हो सकता? x1 इंटू x2 तो नेगेटिव हो सकता है ना, पर कभी भी नहीं आएगा। ये आपको सोचना है। देखो इजी तरीका है, तरीका बताता हूं। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, अगर यहां मैं x1 x2 ऐड कर दूं तो x1 x2 सब्ट्रैक्ट भी कर सकता हूं। तो ये बनेगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 माइनस x1 x2, राइट। देखो ये क्यों जीरो नहीं हो सकता, देखना जरा ध्यान से। इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका रीजन बिकॉज x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2, इसको आप लिख सकते हो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 माइनस x1 x2। ये बन गया x1 स्क्वायर, सॉरी x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस x1 x2। मानते हो? मानते हो? अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि कोई भी दो नंबर्स का एवरेज हमेशा बड़ा होगा इससे। मतलब x1 प्लस x2 का स्क्वायर बड़ा होगा 4 टाइम्स x1 x2 से। तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा ना। जब ये 4 टाइम्स से बड़ा है तो वो अकेले से भी तो बड़ा होगा, तो ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। लिखना नहीं, आप सीधा यही करो। देयरफॉर ये जीरो नहीं हो सकता, सिर्फ यही जीरो हो सकता है। मतलब x1 बराबर होगा x2 से, देयरफॉर 1 to 1। अगर आपने ये स्टेप नहीं लिखा नंबर कटेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट कि ये जीरो नहीं हो सकता, ये स्पेसिफाई करना जरूरी है, क्योंकि दो चीजों का प्रोडक्ट जीरो कब होता है? या तो पहला जीरो है दूसरा जीरो। आप सिर्फ पहला जीरो कैसे ले सकते हो? दूसरा भी तो हो सकता है, तो दूसरा शो करना पड़ेगा कि वो जीरो नहीं होता। एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप मेथड लिखो कि क्यों जीरो नहीं है। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, कंसिडर px which is a set of all the subsets of x। px क्या हो गया? पावर सेट। Define the relation R in Px as for subsets A, B in Px, A related to B if and only if A is a subset of B. Okay, ध्यान देना, A is related to B if and only if A is a subset of B. पहला क्या शो करना है? इक्वलेंस फॉर 1 to 1। फॉर 1 to 1 पहली चीज क्या बोलोगे? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओ 1 to 1 लिख रहा हूं, कर वही रहा हूं। एवरी सेट बोल वही, कर वही रहा हूं। फॉर रिफ्लेक्सिव, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो एवरी, इसमें a कॉमा a बिलोंग करेगा ना, आप लिखोगे सिंस एवरी सेट is a subset of itself, therefore a comma a belongs to relation for all values of a belonging to power set of x। power set क्या होता है? set of all the subsets। ठीक है, therefore 1 to 1 reflexive। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। यस सर। सबसेट होगा ना ये, प्रॉपर सबसेट्स। तो इसके लिए तो इम्प्रॉपर सबसेट चाहिए, और वो तो सिंबल दे नहीं रखा उन्होंने। तो सिर्फ प्रॉपर सबसेट्स होंगे ना, उसके लिए तो रिफ्लेक्सिव होगा ही। दोबारा बोल। ए समझ गया मैं, ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है, बट एनसीईआरटी में ना दोनों एक ही लिखे हुए हैं। तो हम एनसीईआरटी 11th की एनसीईआरटी उठाओ, उसमें प्रॉपर सबसेट नाम का चीज ही नहीं है। सब हाँ, उसमें हाँ देख, प्रॉपर सबसेट और सबसेट में क्या फर्क होता है? ये सबसेट होता है, इसमें इक्वल टू वाला भी कवर हो जाता है, और ये जो सिंबल बना होता है ये प्रॉपर सबसेट का होता है। प्रॉपर सबसेट में इक्वल टू वाला नहीं होता। मतलब अगर मैं इसको प्रॉपर सबसेट कंसीडर करूंगा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मतलब वो लिख देता हूं मैं, बट अदरवाइज एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी में ये प्रॉब्लम है। आप इसमें बोलोगे इफ वी टेक दिस एज प्रॉपर सबसेट then A is a proper subset of A is not true. Therefore, not
रिफ्लेक्सिव। एक मिनट, एक काम करते हैं, रुको। एनसीईआरटी है ना आप लोगों के पास? फाइनल आंसर पीछे देखो क्या लिखा हुआ है, उस हिसाब से मॉडिफाई कर देते हैं, क्योंकि 11th एनसीईआरटी में ना उसने सिर्फ सबसेट ही लिया हुआ है, उसने प्रॉपर सबसेट नाम की चीज नहीं ली हुई। मिसलेनियस का थर्ड नो लिखा हुआ है, फिर इसका मतलब वो ले रहा है, फिर इसका मतलब वो प्रॉपर सबसेट ले रहा है। नहीं एक मिनट, नो तो ये उससे भी हो गया, सिमेट्रिक से, क्योंकि A इज अ सबसेट ऑफ B, तो B इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। नो तो ये उससे भी हो गया, ठीक है। सपोज क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाती, चेक वेदर R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, फिर क्या करता? फिर तो तीनों अलग से बताने पड़ते ना, तीनों अलग से बताने पड़ते ना। समझ में आई? तो अगर मैं इसको बोलूं, इसने वर्ड यूज किया है सबसेट का, प्रॉपर सबसेट नाम ही नहीं यूज किया, उसने प्रॉपर सबसेट नाम नहीं यूज किया, तो आपको ये ऊपर वाला ही लेके चलना है, ठीक है। उसने सबसेट्स बोला है सिर्फ, ओके। अच्छा अगला आ जाओ, सिमेट्रिक। हम तीनों करेंगे सिमेट्रिक। इफ A comma B belongs to relation implies A is a subset of B, implies B is not a subset of A, therefore B comma A does not belong to relation, hence R is not symmetric। तीसरे टर्म पे आ जाओ, ट्रांजिटिव। If A comma B belongs to relation implies A is a subset of B, A के सारे elements B में, B comma C belongs to relation implies B is a subset of C, इसका मतलब A is a subset of C, therefore A comma C belongs to relation for all values of A, B, C belonging to power set of X, therefore R is transitive। तो अगर तो ये सबसेट है सिर्फ, अगर तो ये सबसेट है तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। अगर ये प्रॉपर सबसेट है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव है। समझ में आ गई बात? आ जाते हैं नेक्स्ट पे, फोर्थ। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम सेट 1 to n टू इटसेल्फ। हाँ तो वो नहीं है बेटा, हाँ तो रोक सकते हो उसके बाद, अगर पेपर में उस हिसाब से आता है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 to 3 टू इटसेल्फ। एवरी ऑन टू फंक्शन अगर A to A होगा तो इट मस्ट बी 1 to 1। याद है एग्जाम्पल किए थे 2, सो आप बोलोगे एवरी ऑन टू फंक्शन from a set to itself must be 1 to 1। अगर वो 1 to 1 नहीं होगा तो वो ऑन टू भी नहीं हो सकता, तो वो मेनी टू 1 होगा, तो कोई ना कोई छूट जाएगा कि नहीं, तो वो ऑन टू भी नहीं होगा। याद है ना ये कॉन्ट्रडिक्शन वाला किया था, तो ये 1 to 1 है तो वो क्या ऑन टू है, तो वो 100% 1 to 1 भी होना चाहिए। Therefore, number of 1 to 1 relations, 1 to 1 functions कितने बनेंगे? n factorial। याद है पहले के करने के n ways, सेकंड के n-1, थर्ड के n-2 एंड सो ऑन, मल्टीप्लाई करते चलो, आपके पास कहां पहुंच जाओगे? n factorial। याद है ना बात? नेक्स्ट, let a is -1 0 1 2, b is this, f and g a to b be defined as इतना, R F and G equal justify your answer। चलो जी बड़ा सिंपल है, ध्यान देना इधर। पहले A आपको दिया हुआ है -1 0 1 2 और B दिया है -4 -2 0 2। fx आपको दिया है x² - x। f of -1 कितना हो गया? 2। f of 0 कितना हो गया? 0। f of
1 कितना हो गया 0, f ऑफ 2 कितना हो गया 2। अच्छा gx फंक्शन आपको कितना दिया हुआ है ट्वाइस मॉड ऑफ x माइनस हाफ, g ऑफ, अच्छा -1 भी है, g ऑफ -1 कितना होगा ट्वाइस ऑफ -1 माइनस हाफ -3/2, मॉड है -1, 2 कट गया 3 -1 कितना बचा 2, बराबर आ रहे हैं दोनों। g ऑफ 0 ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ माइनस हाफ -1, 2 कट के 1 -1, आंसर कितना आया 0, बराबर आ रहे हैं दोनों। g ऑफ 1 2 1 माइनस हाफ -1, हाफ 2 से कट के 1 -1, ये भी कितना आया 0, बराबर है दोनों। फिर g ऑफ 2 ट्वाइस ऑफ 2 माइनस हाफ -1, सो ट्वाइस ऑफ 3/2 -1 कट के 2 आया कि नहीं आया, बराबर है कि नहीं। सिंस f of -1 is g of -1, f of 0 is g of 0, f of 1 is g of 1, and f of 2 is g of 2, therefore f and g are equal पूरे डोमेन में। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस। पहला, let a is 1 to 3, then the number of relations containing 1 to 1 3 which are reflexive। पहले रिफ्लेक्सिव पे आ जाओ, एक मिनट। पहला रिलेशन 1 1 2 2 3 3, 1 2 और 1 3 चाहिए, रिफ्लेक्सिव चाहिए एंड सिमेट्रिक चाहिए। 2 1 होना चाहिए, 3 1 भी होना चाहिए, राइट 2 1 होना चाहिए, 3 1 होना चाहिए। अभी ये ट्रांजिटिव नहीं है, अभी ये ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ये केस बना। दूसरा और कोई बनेगा? इज देयर एनीथिंग, एनी अदर क्वेश्चन विच इज पॉसिबल? इज देयर एनी अदर रिलेशन विच इज पॉसिबल? सोचो, 1 1 2 2 3 3 तो चाहिए, 1 1 2 2 3 3 तो चाहिए, साथ में 1 2 2 1 1 2 है तो 2 1 चाहिए, 1 3 है तो 3 1 चाहिए। अब एक जोड़ते ही मुझे अगला जोड़ना पड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए, तो वो ट्रांजिटिव भी बन जाएगा कि नहीं। देयरफॉर ओनली वन पॉसिबिलिटी, ए ऑप्शन। अगले पे आओ, लेट ए इज 1 2 3 नंबर ऑफ इक्वलेंस रिलेशंस कंटेनिंग 1 2 इक्वलेंस रिलेशंस, तो रिफ्लेक्सिव चाहिए पहले तो। R1 बनाते हैं, 1 1 2 2 3 3, साथ में चाहिए 1 2, तो जोड़ दो 2 1, क्योंकि सिमेट्रिक भी चाहिए, खत्म, एक हो गया ये। अच्छा, अब इसके साथ एक एक जोड़ना शुरू करो, 1 1 2 2 3 3, 1 2 चाहिए, 2 1 चाहिए, 1 3 जोड़ूंगा तो 3 1 भी जोड़ना पड़ेगा। अब देखो 1 2 है, 1 3 1 है, 1 2 है, तो 3 2 भी जोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि ट्रांजिटिव भी तो चाहिए। सो 3 2 जुड़ेगा तो 2 3 भी जुड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए, पूरा का पूरा केस बन गया। तो इसके आंसर कितने हुए? 2, तो इसका कितने बने? 2 केसेस। समझ में आ गया? दैट इज द एंड ऑफ इट। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट थी, इसको घर पे तमीज से दोबारा पूरे लिखिए, कोई दिक्कत आए तो क्लास में। थैंक यू वेरी मच।